डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। पैरा 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। पैरा गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में, उपन्यास, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहते। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। पैरा ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। पैरा किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखाह झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी।
जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। विराम पैरा। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। विराम। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। विराम पैरा। आषाढ़ की रिमझिम है। विराम। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। विराम। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। विराम। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। विराम। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। विराम। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। विराम। ठंडी पुरवाई चल रही। विराम। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। विराम। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। विराम। बाल गोबिंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। विराम। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। विराम। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को और ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाते लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। पैरा। भादों की वह अंधेरी अदरतिया। विराम। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। विराम। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। विराम। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। विराम। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। पैरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। विराम। इन दिनों वह सवेरे ही उठते। विराम। न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। विराम। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में थी, उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। विराम। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। विराम। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। विराम। खेत, बगीचा, घर सब कुहासा छा रहा था। विराम। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। विराम। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। विराम। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। विराम। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। विराम।
कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती विराम। मैं जाड़े से कँप-कँपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक में केष्ट्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। संपूर्ण विराम।